दोस्तों नमस्कार। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 12 जो कि पुलिस की कार्रवाई के बारे में बात करता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करती है पुलिस? इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस को बताती है कि जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिलती है, जैसे ही इत्तला मिलती है, आपने सुना होगा कि जैसे कि किसी का कॉल बाय टेलीफोन, बाय पोस्ट, बाय ओरल, बाय रिटन, ये सब क्या सूचना देने के तरीके होते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है और वो सूचना जैसे ही मिली और उसके बाद पुलिस क्या करती है, उसको अगर कॉग्निजेबल मैटर में अगर इन्फॉर्मेशन मिली तो एफआईआर लिखती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिख लेती है। लेकिन अगर मैटर कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है, और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कैसे पता करेंगे, जो कि पहले हमने डेफिनेशन क्लॉज में जो उसकी डेफिनेशन के थ्रू पता करेंगे। जैसे कि कॉग्निजेबल मैटर क्या होते हैं, जो 3 साल से ऊपर के मामले होते हैं, जिसमें पनिशमेंट कितनी होती है, 3 साल से ऊपर हो सकती है, वो कॉग्निजेबल मैटर आता है। नॉन कॉग्निजेबल कैसे आता है, जो 3 साल से कम के मामले होते हैं। कॉग्निजेबल कौन होता है, जो सीरियस नेचर के जो क्राइम होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, और नॉन सीरियस नेचर के जो क्राइम होते हैं वो कौन से होते हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चेक किया जाता है, और उस चेकिंग को बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन। बाय इन्वेस्टिगेशन आप क्या कर सकते हो, उसको करते हो। होता क्या है, जैसे कि पुलिस को मिलती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पुलिस को मिलती है इन्फॉर्मेशन, तो पुलिस उस इन्फॉर्मेशन को लिखता है 155 के एनसीआर में लिख लेता है। अब एनसीआर में लिखता है मतलब लोग समझते हैं कि वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हो गई, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पहले लिखी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि एफआईआर जो करने आया वो झूठ बोल रहा हो, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, जैसे वो रिपोर्ट लिखी जाती है, पहले होती है एमएलसी रिपोर्ट के बाद जब डॉक्टर बता देता है कि हाँ वास्तव में इसके गंभीर चोट लगी है, सीरियस नेचर का क्राइम हुआ है, तब वो क्या करते हैं, पुट करते हैं आपकी एफआईआर। ये प्रोसीडिंग होती है वास्तविकता में, है ना। अब जैसे कि अगर पुलिस वाला मना कर देता है तो उसमें बताया गया है कि एसपी को क्या कर सकते हैं आप, इन्फॉर्म कर सकते हो कि पुलिस ऑफिसर जो है एफआईआर लिखने से मना कर रहा है। तो बाय कंप्लेंट, जो हमने 2D में पढ़ा है कि कंप्लेंट के सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, ओरल और रिटन फॉर्म में होती है, ये सब हमने पढ़ा है। उस टाइम पे जो उसका एक्सप्लेनेशन भी बात करता है, वो बात करा देता है कि 2R=2D बना देता है। कैसे कि अगर पता चलता है कि पुलिस ने कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लिख ली है, और जब इन्वेस्टिगेशन चलता है और पता चलता है कि वो कैसी है, नॉन कॉग्निजेबल, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो पुलिस रिपोर्ट बन जाएगी 2D, कंप्लेंट बन जाएगी, और पुलिस ऑफिसर बन जाता है परिवादी। ये सब कहानी थी, और इसी कहानी को आगे अगर हम पढ़ें तो इसको क्या होता, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में हम पूरा आज डिटेल में लेके आए हैं, और आपको बताएंगे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर क्या होती है, 154 में क्या दिया गया है, उसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या है एफआईआर की, 32 डाइन डिक्लेरेशन में क्या एविडेंट्री वैल्यू होती है, एविडेंस की 145 में क्या बताया गया है, इसके बारे में कोरोबरेट नेचर का होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट नेचर की होती है ना। तो ये सब पे चर्चा करते जा रहे हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसी के साथ नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह जाट, और मैं आपके सामने लेके आया हूं आज एफआईआर सेक्शन 154 प्रथम इत्तला रिपोर्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट कब बनती है, जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट और स्कोप इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और स्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो अंडर सेक्शन डिफाइन कहाँ दिया गया है, 2H में दिया गया है। और 2H में क्या बोला गया है, 2H में बोला गया है इसका जो ऑब्जेक्ट होता है कलेक्ट द एविडेंस। उसकी अगर मैं बात करूं डेफिनेशन क्लॉज की, तो डेफिनेशन क्लॉज में ये बोला गया है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर, या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को अन्वेषण करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथराइज किया जाता है, और वो क्या करता है, साक्ष्यों का एकत्रीकरण करता है, कलेक्टिव एविडेंस। ये वाली बात हो गई। अब मैं बताऊं आपको केस, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक केस आया, उस केस का नाम है HN रिस्बुद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली AIR 1955। क्या है केस में, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड है। इन्वेस्टिगेशन में क्या इंक्लूड है, देखिए इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड है प्रोसीडिंग टू स्पॉट। स्पॉट पे जितनी भी प्रोसीडिंग करते हो, क्या होता है, जब स्पॉट पे पहुंचते हैं, जिसको सीन ऑफ क्राइम बोलते हैं, जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है, सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम पे जाने की 5 मेथड, मतलब खोज मेथड रहती है। इन्वेस्टिगेशन करने की 5 खोज मेथड रहती हैं। एक सर्कल वाली रहती है, एक
ऐसी वाली रहती है ना। तो जाने के तरीके होते हैं प्रारंभ से अंत तक। तो स्पॉट पे जितनी भी प्रोसीडिंग करोगे, मार्किंग दोगे, जो जो एविडेंस मिलेगी उसकी मार्किंग दोगे, इसको सीज करोगे, तो ये सब प्रोसीडिंग स्पॉट पे होती है। तो ये हो गया, ठीक है। असर्टिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस केसेस, क्या उसके जो तथ्य जो आसपास से पूछोगे, परिचय से पूछोगे क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ करोगे, तो असर्टेन डिसाइड करोगे कि ये वास्तव में ये ऑफेंस ये वाला है जिसकी एफआईआर लिखवाने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एफआईआर सच है या झूठ है ना। तो ये सर्कमस्टेंसेस चेक करेंगे केस के। डिस्कवरी अरेस्ट सस्पेक्ट अफेंडर, खोज करेंगे, अरेस्ट करना है किसी सस्पेक्ट को, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कलेक्शन टू एविडेंस विच द कंसिस्ट, है ना, जो अस्तित्व में है उनको क्या करोगे आप, कलेक्ट करोगे। एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन और रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट दे आर राइटिंग, है ना, कि पूछताछ के दौरान आप क्या करोगे, पूछताछ करोगे, उसको इन राइटिंग में रिकॉर्ड करोगे उसके स्टेटमेंट को। और सर्च ऑफ प्लेस, सीजर ऑफ थिंग नेसेसरी, जो आवश्यक वस्तु हैं उनको क्या करोगे आप, सर्च करोगे और सीज करोगे। अब होता क्या है, जैसे कि जो हम पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में कि देखा रहता है कि तलाशी करने जाते हो, सर्च करने जाते हो, तो इस टाइम पे ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जो बहुत भारी है, उसका सीज करना बहुत मुश्किल है, तो इस एरिया को क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है, पार्ट होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इंक्वायरी कौन कराता है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट कराते हैं। तो वाई द पर्पस, क्या पर्पस है, वो पर्पस ये है कि ऑब्जेक्ट क्या डिटरमाइन ट्रूथ या फॉल्स, आप जो बोल आए हो, चाहे वो 2D के थ्रू, परिवाद के थ्रू गए हो, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो रिपोर्ट सबमिट हुई है तब, या तो इंक्वायरी बैठी है, तो आप जो एफआईआर की है वह झूठी है या सच्ची है, जो स्टेटमेंट दिए हैं वह झूठे हैं या सच्चे हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या आता है, इंक्वायरी का पर्पस है। और इन्वेस्टिगेशन का तो आपको पता ही है कि कलेक्ट द एविडेंस, प्रोसिक्यूशन केस। इसका क्या है, इसका ये है कि पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये बता दिया है। और पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर उच्च अधिकारी, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है ना, मजिस्ट्रेट या कोर्ट करते हैं। नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट के बाहर की प्रोसीडिंग होती है। इंक्वायरी नॉन जुडिशियल और जुडिशियल दोनों होती है, क्योंकि इंक्वायरी क्या कर रहा था, मजिस्ट्रेट करा देता है, पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर देता है, ऑथराइज कर देता है कि भाई आप इंक्वायरी करिए इस मैटर में और एडिशनल एविडेंस हमें चाहिए है अभी। तो ये वाली प्रोसीडिंग थी। अब हम देखते हैं आगे का पार्ट कि क्या इन्वेस्टिगेशन कौन करता है। तो आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस या एनी अदर पर्सन, प्राइवेट पर्सन की बात होती है। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल मैटर में इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो कॉग्निजेबल में बाय पुलिस कैसी करेगी, पुलिस कैन प्रोसीड इन्वेस्टिगेशन, पुलिस क्या करती है, प्रोसीड इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन एक बात बताएं कि इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर को ही पावर रहता है, उच्च रैंक का जो अधिकारी होता है उसको ही पावर रहता है क्या करने का, कॉग्निजेबल मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने का। ये लिखा है 156 कि ऑन इंफॉर्मेशन इज मेनली कंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस की क्या मिलती है, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। दूसरा, रीज़न टू बिलीव, उसको पता चलता है, उसको विश्वसनीय कारण है कि वहाँ पे एक क्राइम होने वाला है या क्राइम हो गया है, और फिर उसके पता चलता है कि रीज़न टू बिलीव है कि वहाँ साक्ष्य मिलने की संभावना है, सीन ऑफ क्राइम स्पॉट पे जाके देखने की, तो रीज़न टू बिलीव है, और सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के लिए है ना इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। रिसीविंग ऑर्डर मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, अब जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलता है, जो कि 156 के 3 में मजिस्ट्रेट क्या करता है, या तो स्वयं इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन कराने का क्या देता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने का ऑर्डर देता है, तो टेक कॉग्निजेंस, और मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है 190 में, सेक्शन 190 में। यदि एफआईआर पुलिस रिपोर्ट पे है तो 190 के बी में पुलिस रिपोर्ट पे, और अगर कंप्लेंट पे है तो 191 के ए में कंप्लेंट पे क्या लेंगे, कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने की है। अब बात करते हैं आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। तो एक केस है कि आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में यदि इन्वेस्टिगेशन करने जाना है, वैसे तो हमने
पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि समन के बारे में पढ़ा है। समन और वारंट के बारे में क्या पढ़ चुके हैं कि 78 से लेके जो 81 की प्रोसीडिंग है कि 78 में आउटसाइड कैसे समन की तामीली होती है, कैसे वारंट की तामीली होती है, 80 में कैसे समन वारंट की तामीली होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन एक केस है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 1999। क्या केस है कि पुलिस ऑफिसर एम्पावर टू इन्फॉर्म इन्वेस्टिगेशन टू क्राइम कमिटेड आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन लोकल ज्यूरिसडिक्शन। पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वह अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी ज्यूरिसडिक्शन के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सतविंदर कौर वाले केस में बोला गया। क्या मामला था? मामला ये था कि इसमें 2 कंप्लेंट होती है। एक कंप्लेंट पटियाला में होती है जो कि ओरिजिनल कंप्लेंट के रूप में होती है, लेकिन जो दूसरा रहता है वो दिल्ली में क्या कर देता है, कंप्लेंट कर देता है, शिकायत कर देता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दिल्ली पुलिस को भी क्या है, पावर है कि वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे। जबकि ओरिजिनल कंप्लेंट का ज्यूरिसडिक्शन कौन था, उन पुलिस वालों के पास था, लेकिन दूसरी थी तो उसने पावर दे दी थी दिल्ली पुलिस को भी, है ना, तो जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अब नॉन कॉग्निजेबल मैटर में अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वो कौन ऑथराइज करेगा, वो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि उसको लगता है कि इस मैटर में नॉन कॉग्निजेबल है, उसको कॉग्निजेबल दिखने की संभावना है, कॉग्निजेबल हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो कि 2D की एक्सप्लेनेशन की तरह क्या कर सकता है, काम कर सकता है। उल्टा अगर उसको कर दिया जाए उसमें कॉग्निजेबल को नॉन कॉग्निजेबल, तो नॉन कॉग्निजेबल को जैसे 42 41 का सब सेक्शन 2 है ना, तो ये सब चीज़ें बात होती हैं। उसके बाद एनी पर्सन के बारे में बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो ये हमें पता है कि डायरेक्ट अप्रोच किसको कर सकता है, मजिस्ट्रेट को। कोई भी पर्सन डायरेक्ट अप्रोच करता है मजिस्ट्रेट को कर सकता है, ठीक है, 2D कंप्लेंट लिखवा के। अब आफ्टर टेक कॉग्निजेंस 191 के ए में कंप्लेंट द्वारा होती है, 191 के बी में पुलिस रिपोर्ट द्वारा होती है। डायरेक्ट 202 सेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि एनी पर्सन को क्या कर सकते हैं, प्राइवेट पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथराइज कर सकता है कौन, मजिस्ट्रेट, अदर देन पुलिस ऑफिसर। उसको पावर देते हैं, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 202 में प्राइवेट पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन को पावर है क्या, इन्वेस्टिगेशन करने की 202 में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर मजिस्ट्रेट ने आपको क्या किया है, डायरेक्ट किया है प्राइवेट पर एज अ प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है 202 का 3। 202 का जो 3 है वो बताता है कि विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर पाओगे आप। आपको वारंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आप विदाउट वारंट क्या नहीं कर पाओगे, अरेस्ट नहीं कर पाओगे। अतः ये बोला जाता है कि 202 में प्राइवेट पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, और एक्सेप्शन है 202 का सबसेक्शन जो 3 है वो बात करता है कि आप विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हो, चलिए बात करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में प्रथम सूचना इत्तला संज्ञेय मामलों में जो इत्तला है वो 154 बात करता है। तो 154 के पहले हमें इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है कि सूचना क्या होती है। सूचना चाहे वह किसी भी मैटर पे मिले, चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, उसको इंक्लूड किस में किया जाएगा, सूचना में किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन में किया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के आधार पे होगी इन्वेस्टिगेशन, जो पता लगाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ट्रुथ है या फॉल्स है, या वह कॉग्निजेबल मैटर की है या अनकॉग्निजेबल मैटर की है, नॉन कॉग्निजेबल मैटर की है। तो हमें सबसे प्रथम चेक करते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम चेक करते हैं प्राइमा फेसी मैटर कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है या नहीं। जैसे क्या होता है कि गुमराह करने के लिए पुलिस को भी एक सूचना दे दी जाती है कि पुलिस गुमराह हो जाए और हमारा काम कैसा हो जाए, सफल हो जाए, है ना। तो उसको प्राइमा फेसी मैटर को चेक करने के लिए जांच होती है, शुरुआत होती है, देखा जाता है कि वो FIR सच्ची थी या झूठी थी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR बोला जाता है। यदि वह कॉग्निजेबल नेचर की है तब 154 के प्रोविज़न पे हम आएंगे। चलिए क्या होता है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो 154 बात करता है, कैसी बात करता है, इन्फॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर। पहली बात कि इन्फॉर्मेशन किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं, किसी पड़ोसी को नहीं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, वह इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थाना प्रभारी, पुलिस ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर को भी मिल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन मस्ट रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस।
उसको 154 में तभी माना जाएगा जब भाई कैसी हो, रिलेशन हो उस इंफॉर्मेशन का कि भाई कॉग्निजेबल हो, क्या हो, संज्ञेय अपराध हो, संज्ञेय अपराध हो। इंफॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट टू टाइम, मतलब एज सुन एज पॉसिबल टू फर्स्ट टाइम। इंफॉर्मेशन जो होती है प्रथम दृष्टया तब होती है, प्रथम सूचना, जब वह सर्वप्रथम दी गई हो, है ना, पहले ही इंफॉर्मेशन ही कहलाती है। एज सुन एज पॉसिबल टू इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम, तो ये वाली है। बेसिस ऑफ ऑफेंस कमिट, और उसका एफआईआर लिखने का बेसिस होता है कि भाई ऑफेंस क्या हुआ हो, कमिट हुआ हो। जब ऑफेंस कमिट नहीं हुआ और सूचना आ गई है तो वो काउंट नहीं होगी, नॉट अमाउंट टू। जैसे टेलीफोन पे बता देते हैं, तो टेलीफोन की जो एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, वो रिपोर्ट कब तक नहीं मानी जाती जब तक कि उसकी जांच नहीं हो जाती कि जो टेलीफोन पे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या है, वो रियल है या फॉल्स है। तो उसके लिए जांच होती है, पुलिस ऑफिसर खुद जाता है या कांस्टेबल को भेजता है कि देखो वो मामला सही है, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई है, ये सही है या गलत है। चलिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आधार है इन्वेस्टिगेशन का क्या, इंफॉर्मेशन है। इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर द्वारा की जाती है, जो कि 154 जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। और ओरल होती है, यदि कोई व्यक्ति इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर के पास आता है और ओरल मौखिक रूप में इंफॉर्मेशन देता है, तब पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसे रिटन फॉर्म में क्या करता है, लिख लेता है। और यदि पूर्वोक्त रूप से रिटन फॉर्म में आती है तो भी अपनी भाषा में उसको क्या करना है, उसकी भाषा में क्या करना है, लिखना है। जिस भाषा में वो एफआईआर लिखवाएगा उसी भाषा में हमें उसकी इन्फॉर्मेशन को लिखना है, और एफआईआर लिखने के पश्चात, इन्फॉर्मेशन लिखने के पश्चात हमें उसको उसी भाषा में पढ़कर सुनानी है कि आपने ऐसा ऐसा बोला है, एज इट इज सुनानी है। अब उसके बाद लिखने के बाद क्या होगा, उस पर नीचे साइन होंगे और राज्य द्वारा जो प्रविष्टि, जो पुस्तक दी गई है, उस पुस्तक में उसकी क्या होगी, सब्सटेंस लिखे जाएंगे, है ना। तो ये वाली बात है। अब बात करते हैं कि एफआईआर क्या, एफआईआर की कॉपी। एफआईआर की कॉपी उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाई है, उसको निःशुल्क प्रदान की जानी है। और अगर थाना प्रभारी ने लिखी है तो अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक कॉपी वहां भेजनी है, एक कॉपी खुद के पास रखनी है, और एक कॉपी किसको भेजनी है, मजिस्ट्रेट को। 4 कॉपियां हो सकती हैं एफआईआर की, तो 4 कॉपी होती हैं। चलिए, एक केस है हसीब वर्सेस बिहार राज्य का केस है। और हसीब वर्सेस बिहार राज्य के केस में बताया गया था कि एफआईआर एक स्टेज है, एक ऐसा चरण है जिसमें किसी व्यक्ति को, सस्पेक्ट को रीजन टू बिलीव है अगर कि इसने क्या किया, क्राइम कमिट किया है, तो वो क्या है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ द एफआईआर। एफआईआर के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये था हसीब वर्सेस बिहार वाले राज्य का केस। ये सबसेक्शन फर्स्ट था। इसका जो प्रोवाइजो बोलता है, वो प्रोवाइजो बोलता है कि अगर स्त्री के मैटर में, स्त्री का कोई मैटर है, जैसे 376 है, 354A, 354B, 376AB, 376A, है ना। तो ये क्या है, इस मैटर में यदि कोई महिला द्वारा एफआईआर की जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो भाई महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखी जाएगी, इसमें ये बोला गया है। ठीक है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या है, निशक्त है, तो उस टाइम पे क्या है, पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसके निज स्थान पे जाके, उसके निवास पे जाके क्या ले सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। यदि उसकी भाषा अलग है, जिससे समझने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो द्विभाषियों को भी लेके क्या कर सकते हैं, द्विभाषियों की हेल्प लेके भी क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिख सकते हैं। इसके सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि वीडियोग्राफिक के बारे में बात हो गई है। क्या है कि ऐसी इत्तला का अधिलेखन, वीडियो फिल्म की तैयारी की जाएगी, और जो ऊपर है निशक्त है, तो हो सकता है वीडियो फिल्मिंग की तैयारी से भी उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। और तीसरे वाले में बोलता है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से मना कर देता है, रिफ्यूज करता है एफआईआर लिखने से, तब आपके पास एक सॉलिड ब्रह्मास्त्र है। क्या ब्रह्मास्त्र है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस जिले के जो एसपी है, उसको इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, और एक एप्लीकेशन वहाँ लगा सकते हो, एक एप्लीकेशन आयुक्त को भी लगा सकते हो जो कि नहीं मानता है। ठीक है। अगर ज़्यादा बात बिगड़ जाए तो डीजीपी को भी क्या लगा दो, लेकिन जो इसकी बैरेक्ट की लैंग्वेज में लिखा है, उसकी बैरेक्ट की लैंग्वेज में एसपी को, अधीक्षक को भेजा जाएगा। चाहे उसका सार लिखित रूप से भेज दो, सब्सटेंस, या डाक के माध्यम से
भेज दीजिए। तो ये था क्या, ये था हमारा FIR 154 का सब्सटेंस। चलिए अब बात कर लेते हैं FIR की एविडेंशियरी वैल्यू पे। इसके पहले हमें जानना है कि जो मेन जो इसका केस लो है, क्या केस लो, लैंडमार्क केस के नाम से जाना जाता है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 में। इसमें कई गाइडलाइन आई, जिसमें से मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें बोला गया कि यदि पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल मैटर की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो FIR लिखने के लिए क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है। लेकिन जब ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें डाउट रहता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो नॉन कॉग्निजेबल मैटर की है या कॉग्निजेबल मैटर की है, वो ट्रुथ है या फॉल्स है, तो पुलिस ऑफिसर को एक टाइम दिया गया और वो टाइम है 7 दिन का, कि 7 दिन के भीतर उनको क्या करनी है, जांच करनी है सिर्फ इंफॉर्मेशन की कि वह कॉग्निजेबल मैटर की है या नहीं है, वह नॉन कॉग्निजेबल मैटर की है या नहीं है, वह ट्रुथ है या फॉल्स है। चलिए, तो ये वाला था ललिता कुमारी वर्सेस यूपी का 2014 वाला केस। अब एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। बात करती है कि जो मुखबिर गवाह होते हैं, मुखबिर गवाह इंडियन एविडेंस एक्ट में 125 सेक्शन के तहत डिफाइन है कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो रिलेट करती है, या तो कोरोबरेट करती है या कॉन्ट्राडिक्ट करती है, या तो आपका सपोर्ट करेगी या तो क्या करेगी, रिवर्ट करेगी, खंडन करेगी। तो ये है, तो इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है ये चेक कैसे करेंगे, नॉट ए सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, ये जो है पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है, नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट कैन बी यूज कोरोबरेट इंफॉर्मेशन विटनेस अंडर सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 157 कोरोबरेट कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट 145 में कॉन्ट्राडिक्ट विखंडन कर सकते हैं। इट कैन बी यूज डाइन डिक्लेरेशन, इसका यूज 32 को पता लगाने में कोरोबरेट नेचर के भी हो सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नेचर का भी हो सकता है। मतलब इसकी एविडेंटरी वैल्यू अगर एविडेंस में देखी जाए तो कहाँ कहाँ देखने मिलेगी, यहाँ पे कोरोबरेट नेचर की देखने मिलेगी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट अगर चेक करना है, क्रश करना है तो, और मुखबिर की गवाही की पुष्टि के लिए ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। और 32 में जो डाइन डिक्लेरेशन है, डाइन डिक्लेरेशन के जो 32 में डाइन डिक्लेरेशन है, डाइन डिक्लेरेशन में जैसे FIR किसी व्यक्ति ने लिखवाई और उसके बाद वह मर गया, तो अब ये क्या करेगी, ये सपोर्ट करेगी, 32 को सपोर्ट करेगी, वो जो FIR है वो उसका डाइन डिक्लेरेशन बनने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई इसमें। और क्या हो सकता है, और FIR के बारे में अगर रिलेटेड प्रोविज़न देखने पढ़ने मिलते हैं तो वो 157 है, 150, 145 है, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 8 है जो कि कंडक्ट के बारे में बताता है, आचरण के बारे में बताता है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी क्या करता है, हेल्प करता है। और इंडियन एविडेंस का सेक्शन 21 है वो भी बता देता है, सेल्फ हार्म स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब FIR से रिलेटेड प्रोविज़न है जो कि एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा था पूरा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। अगर थोड़ी बहुत मोटा मोटी अगर बात कर ली जाए कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लिखने में यदि कौन करता है, मना करते हैं, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर क्या करता है, अगर मना करता है, जब मना करता है तो क्या SP को हमने क्या किया था, आवेदन दिया था, या सब्सटेंस लिखित में डाक के माध्यम से किसको भेजा था, SP को भेजा था। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन होती है, अब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन अगर जो रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सबमिट करने, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देते हैं किसको, 158 में किसको देते हैं, उसके सुपरिटेंडेंट वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है। अब और 157 में क्या है, इन्वेस्टिगेशन की पावर है कि इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं FIR की, है ना। और 156 में क्या है, 156 में इन्वेस्टिगेशन जो 156 का जो 3 है, जो 3 है वो बताता है कि यदि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, कुछ हाथ में नहीं आया है, तो उस टाइम पे मजिस्ट्रेट को क्या कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगाने के बाद मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है उस पुलिस ऑफिसर को कि भैया प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, या स्वयं इन्वेस्टिगेशन कराने का क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। और इसी का जो अपोजिट है वो 202 है, इसमें मजिस्ट्रेट को अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो मजिस्ट्रेट अदर देन पुलिस ऑफिसर किसी प्राइवेट पर्सन को भी क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कराने का ऑर्डर दे सकता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पूरा का पूरा 154 से जुड़े हुए सेक्शन, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमने जाना।
और हमने समझा कि एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और एक चीज़ और कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट चाहे कैसी भी हो उसको एफआईआर बोला जाता है क्योंकि वो सर्वप्रथम पुलिस ऑफिसर को मिलती है, इसलिए उसे एफआईआर बोलते हैं। इसकी बाद की जो प्रोसेस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ट्रुथ है या फॉल्स है, इसका पता लगाने के लिए क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और ललिता कुमारी के केस की गाइडलाइन अगर आप पढ़ेंगे पूरा उसका केस का, तो आपको पता चलेगा कि एफआईआर की एविडेंस वैल्यू, एफआईआर का क्या महत्व है और क्यों बाउंड किया गया है, कैसे बाउंड नहीं किया गया है, प्राइमा फेसी मैटर चेक किया जाएगा, ये सब कंडीशन हमें जाननी है। और इसमें अभी 2023 के केस में भी नया केस आया है एफआईआर की गाइडलाइन लेके, और वो जल्द मैं आपके सामने लेके आऊँगा। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के